मनुष्य प्रफुल्ल राय। दोपहर को शेरमुंडी पहाड़ के पास पहुंचते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। जी सर। ठीक है सर, मैं रिकॉर्ड अपने सिस्टम पे भी कर रही हूँ, तो आपको वो भी भेज दूँ। ठीक। दोपहर को शेरमुंडी पहाड़ के पास पहुंचते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। सिर पर बादल और बिजली लिए भरोसालाल ने तेजी से कदम बढ़ाए थे। आज जैसे भी हो उसे शेरमुंडी पहाड़ के उस पार वकीलगंज पहुंचना ही है। चलते चलते बार बार गर्दन मोड़कर पीछे देख लेता था भरोसालाल। फिर अचानक बहुत बहुत दूर, जहां आसमान पीठ झुकाकर क्षितिज की ओर उतरा है, वहां बारिश होने लगी। ये देखकर भरोसालाल दौड़ने लगा था, पर बारिश हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई। आखिरकार शेरमुंडी पहाड़ के नीचे आकर बारिश ने उसे पकड़ ही लिया। बारिश पूरी तैयारी के साथ कमर कसकर आई थी। उसके साथ उथल पुथल करने वाली तूफानी हवा ने हाथ मिला लिया था। ऐसी हालत में सामने के खड़े पहाड़ को लांघना संभव नहीं था। भरोसालाल इधर उधर देखने लगा। इस वक्त सिर बचाने के लिए कहीं रुकना पड़ेगा। सहसा उसने देखा कि कुछ ही दूर एक झल्लेदार पीपल के पेड़ के नीचे 10-12 देहाती लोग खड़े हैं, जिनमें एक औरत भी है। ये कहानी शायद आप में से कुछ के लिए नई ना हो, कुछ आप में से परिचित भी हो। मैं बताती जाऊंगी तो आप सुनते जाएंगे। भरोसालाल की उम्र कोई 50 या 52 रही होगी। शरीर का ढांचा मजबूत था। चौड़े फैले हुए कंधे, ऊबड़ खाबड़ पत्थरों जैसी विशाल छाती, दोनों हाथों की लंबाई ऐसी कि जांघों के नीचे तक जा पहुंचते। त्वचा जले हुए झावे जैसी, जिस पर 7 जन्मों में तेल नहीं लगा था। बहरहाल 12 महीने रूखे कर्कश शरीर से छिलके उड़ते रहते। चौकोन मुख पर छोटी छोटी नुकीली दाढ़ी और बेढप ठोड़ी। सूरज जैसी भी हो, पर आंखें जादुई थीं, जैसी सरल वैसी ही निष्पाप। भरोसालाल एक बीटर है। इन इलाकों में जिसे जंगल हाकिया कहते हैं, वो वही है। उसका काम है जंगलों में टीन बजाकर और चिल्ला चिल्लाकर बाघ, भालू और अन्य पशुओं को भगाकर शिकारियों की बंदूकों तक पहुंचाना। कोई 3 साल पहले रक्सौल में एक शिकारी के लिए टीन बजाते समय एक बाघ ने उसके गर्दन से कुछ गोश्त निकाल लिया था, जो कि आज भी वहां से लटकता रहता था। बीटर के काम के अलावा एक और काम भी किया करता है भरोसालाल। यहाँ आसपास जो छोटे मोटे शहर हैं, वहां की नगर पालिकाएं बीच बीच में सड़क के लावारिस पागल कुत्तों को पकड़कर मार डालती हैं। ये कुत्ते पकड़ने और मारने का काम भी वो करता है। फिर धीरे धीरे भरोसालाल आगे बढ़कर वो भी उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। वहां पर कुछ आदमियों का एक झुंड था। स्पष्ट था कि इन्हें भी शेरमुंडी पहाड़ लांघकर उस पार जाना है। भरोसालाल ने एक बार कौतूहलहीन नेत्रों से प्रौढ़ के साथियों को देख लिया। वे इतने उम्रदार नहीं थे, बल्कि बड़े भैंसों की तरह वे एक से एक तगड़े जवान थे। उन्हें देखते देखते भरोसालाल की नजर उस औरत पर पड़ी। पूरे झुंड में वो अकेली औरत थी। जीवन या मनुष्य के संबंध में भरोसालाल को ज्यादा अनुभव नहीं है। जवानी से ही जंगल के हिंसक पशुओं और पागल कुत्तों के पीछे भागते भागते उसकी उम्र बीतती आई है। फिर भी वो समझ गया कि वो औरत गर्भवती है। 2-4 दिनों में ही उसके बच्चा हो जाएगा। फिर वहां रुके रहते रहते इन लोगों से कुछ बातचीत होती है। भरोसालाल को ध्यान नहीं था कि वो कितनी देर से वहां पीपल के नीचे खड़ा था। फिर बारिश की गति कुछ धीमी हुई और हवा की भी। फिर भी उन्होंने तय किया कि अब निकल जाना सही रहेगा। झुंड आगे आगे चल रहा था। उनके पीछे थी वो औरत। भरोसालाल ने यह मौका हाथ से जाने न दिया। वो भी औरत के पीछे पीछे चलने लगा। बारिश की तेजी बढ़ जाने से पहले भी वो शेरमुंडी पहाड़ के उस पार पहुंच जाना चाहता था। कुछ दिन पहले भरोसालाल को खबर मिली थी कि ठाकुर रघुनाथ सिंह शिकार पर जाने वाले हैं, और खबर मिलते ही वो हेकमपुर तालुक को दौड़ा था। पूरे 4 दिन रघुनाथ सिंह के साथ जंगलों में घूमकर टीन पीटने पर कुल 10 रुपए और 3 किलो ज्वार मजदूरी में मिले थे। पैसे उसकी कमर में बंधे थे और ज्वार उसकी रंग बिरंगी झोली में थे। हेकमपुर में रहते ही उसे खबर मिली थी कि 2-4 दिन बाद पूर्णिया टाउन में पागल कुत्ते मारे जाएंगे। इसलिए रघुनाथ सिंह का शिकार समाप्त होते ही वो निकल पड़ा था।
शेरमुंडी पहाड़ लांघ कर दूसरी तरफ वकीलगंज टाउन में आज की रात बिताएगा भरोसालाल। फिर कल सुबह उठकर चला जाएगा सकरी गली घाट, वहां से नदी पार करके पूर्णिया टाउन की दिशा में चलना शुरू करेगा। कुछ देर पहाड़ चढ़ने के बाद अचानक किसी के कातर कराहने जैसी आवाज सुनाई देने पर चौंक उठा भरोसालाल। सामने देखते ही उसने पाया कि वो गर्भवती औरत पहाड़ चढ़ने की थकान से बेहद हाँफ रही थी। वो औरत लड़खड़ा रही थी, फिर भी वो एक हाथ गहरे घने कीचड़ में ताबड़तोड़ कदम रखने की कोशिश कर रही थी। उसे नहीं हो रहा था। वो शायद फिसल कर गिर ही पड़ती अगर भरोसालाल ने पीछे से हाथ बढ़ाकर उसे थाम न लिया होता। उसने पूछा, तुम्हारा तबीयत खराब है क्या? बड़े ही निर्जीव स्वर में उस औरत ने उत्तर दिया, नहीं। भरोसालाल कुछ कहने जा रहा था, पर अचानक उसकी नजर पड़ी उस प्रौढ़ आदमी पर और उसके साथ चलने वाले तगड़े भैंस जैसे जवान छोकरों पर, जो कि जंगल के रास्ते से गुजरते हुए काफी आगे निकल चुके थे। अब वो बहुत हड़बड़ा कर बोला, अरे तुम्हारा साथ वाला तो बड़ी दूर चला गया। औरत बोली, हम उनके साथ नहीं आए। अब भरोसालाल को झटका लगा। मतलब? हम अकेले ही आए हैं। हो राम जी, इस हालत में तुम अकेली ही निकल पड़ी हो। क्या करें? क्यों, तुम्हारा मर्द कहाँ है? वो औरत भरोसालाल की चौड़ी छाती पर शरीर का भार रखकर थोड़ा संभल गई थी। अब वो सीधे खड़ी होकर बोली, वो नहीं आ पाया। भरोसालाल ने पूछा, क्यों? वो महाजन का खेतीबाड़ी में बेगारी देने गया है। बेगारी? हाँ। इसके बाद उस औरत ने जो कुछ कहा उसका सार कुछ ऐसा है। 4 साल पहले उसके मर्द ने उनके गांव के महाजन विशुन आहिर से कुछ पैसे उधार लिए थे। वो उधार चुकाया न जा सका। इतनी जमीन और इतने पैसे होते हुए भी विशन आदमी पूरा कसाई है। उस औरत के मर्द से थोड़े से पैसे वसूल करने के लिए वो उससे सालों से बेगारी लिए जा रहा है। साल में 2 महीने उसके मर्द को विशुन आहिर की खेतीबाड़ी में बेगारी देनी पड़ती है। सूद और असल मिलाकर विशुन का उधार अब इतना बढ़ गया है कि 10 साल बेगारी करने से भी वो चुकाया नहीं जाएगा। ऐसे हाल में उस औरत के साथ उसका मर्द कैसे आता? सब सुनने के बाद भरोसालाल ने पूछा, तुम्हारे घर पर मर्द के अलावा और कोई नहीं है? नहीं। हो राम जी, कहकर भरोसालाल कुछ देर चुप रहा। अगले ही क्षण उसने फिर कहा, अब तुम चल सकोगी? औरत ने कहा, हाँ। बहुत होशियार होकर कदम रखना। बड़ी सावधानी से उस चिपचिपे कीचड़ में पांव रखते हुए दोनों आगे बढ़ने लगे। पहाड़ के उस पार कहाँ जाओगी? वकीलगंज टाउन। कोई रिश्तेदार के घर? नहीं। फिर? कुछ देर चुप रहकर औरत ने कहा, हम अस्पताल जा रहे हैं। अस्पताल क्यों? कहते ही भरोसालाल को याद आया कि औरत गर्भवती है। जरूर बच्चा पैदा होने के सिलसिले में अस्पताल जा रही होगी। वो तुरंत बोल उठा, समझ गया, राम जी का कृपा। हाँ, एगो बात। बोलो। औरत ने तुरंत कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद बड़ी मायूसी से कहने लगी, हम अकेली औरत हैं, तबीयत भी बहुत खराब है। जंगल के भीतर से पहाड़ चढ़ने में डर लगता है। तुम हमको अकेली छोड़ के चले मत जाना। भरोसालाल ने अच्छी तरह औरत को देखा। उसका निर्बल रक्तहीन शरीर, गहरे काले घेरों के गड्ढों में घुसी हुई आंखें, कील के माथे की तरह उठी हुई कंठी, मांसविहीन लंबा दुबला चेहरा, नस निकले हुए सिकुड़ाए हाथ, 9-10 महीने के बच्चे से फूला हुआ पेट, बटनहीन पोशाक में से उभरते हुए पके स्तन, स्तनवृंत के चारों ओर काले धब्बे इत्यादि देखते देखते उसे एक अद्भुत ममत्व का अनुभव होने लगा। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, तुमको अकेला छोड़ के हम नहीं जाएंगे। वकीलगंज टाउन तो हम भी जा रहे हैं, हमारे साथ तुम भी वहां तक जा सकती हो। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगे और औरत फिर से लड़खड़ाने लगी। कुछ देर बाद भरोसालाल ने औरत को पकड़ लिया, एक हाथ उसके कंधे पर रखकर फिर ऊपर उठने लगा। कुछ दूर और बढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उस औरत के चलने की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। जैसे जैसे उसकी शक्ति समाप्त हो रही थी, वैसे वैसे उसके शरीर का पूरा भार भरोसालाल के हाथ पर आता जा रहा था। कीचड़ भरे फिसलाऊ पथ पर बच्चे समेत एक गर्भवती औरत के पूरे देह का भार
एक हाथ पर आगे लिए लिए आगे बढ़ना संभव नहीं था। भरोसालाल ने औरत को लगभग आलिंगन में भर लिया। उसी हालत में उसे अपने से लिपटाकर वो पहाड़ लांघने लगा और साथ ही बड़बड़ाने लगा, हो राम जी, तेरी कृपा, तेरी कृपा। फिर आगे बढ़कर भरोसालाल ने किया ये कि जहां कीचड़ कम था वैसी एक जगह पर औरत को लिटा दिया। फिर बाएं कंधे पर लाठी के किनारे लटकती वो रंग बिरंगी झोली उतारकर उसमें से 2 धोतियां निकालकर फटाफट एक बड़ा झोला बना डाला। औरत को उस झोले के अंदर बिठाकर उसके साथ ज्वार रखकर अपनी पीठ पर लटका लिया। फिर कीचड़ में पांव का अंगूठा दबा दबा कर बड़ी सावधानी से पहाड़ लांघने लगा। जब जिम्मेदारी ली है तो इस औरत को सही सलामत पहाड़ पार करवाना ही पड़ेगा। न जाने कितनी ही देर बाद जब वो पहाड़ की चुड़ा को पार कर दूसरी तरफ जा उतरा तो बारिश कुछ हल्की हो आई थी। आंधी भी रुक चुकी थी। आकाश के शरीर पर मेघ कम होने लगे थे। पीठ पर से औरत को उतारकर भरोसालाल घुटनों में मुंह दबाए बड़ी देर तक हाँफता रहा। उसके शरीर का सारा बल खत्म सा हो आया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में एक भी हड्डी पूरी नहीं बची, सारी की सारी टूट चुकी है। नसें फटी सी जा रही थीं। गर्दन के नीचे से एक असहनीय दर्द रीढ़ से होकर कमर और कमर से लेकर पांव तक बिजली की तरह दौड़ रहा था। बड़ी देर बाद कुछ दम भर लेने पर भरोसालाल को अचानक उस औरत की याद आई। हड़बड़ाकर सिर उठाते ही उसने देखा कि उसका पूरा शरीर, साड़ी और कपड़े सब पानी से तर हो चुके हैं। चमड़ी और उंगलियों के किनारे सिकुड़कर सफेद हो चुके हैं। देखते देखते जैसे ही उसके चेहरे पर नजर गई तो भरोसालाल चौंक उठा। उस औरत का चेहरा असहनीय दर्द से विकृत हो रहा था। होंठ नीले पड़ रहे थे। दांत से दांत दबाए वो दर्द झेलने की कोशिश कर रही थी। भरोसालाल घबरा उठा। जल्दी से औरत के पास जाकर पूछा, क्या हुआ? अपने पेट की ओर उंगली से इशारा करके वो कराहने लगी। हाँ, बहुत दर्द है, जल्दी हमको अस्पताल ले चलो। पहाड़ की तलहटी से वकीलगंज टाउन पूरे 5 मील दूर था। वहां पहुंचे बगैर अस्पताल जाया नहीं जा सकता था। भरोसालाल ने पूछा, क्या तुम पैदल जा सकोगी? नहीं, मेरी कमर और पेट फटती जा रही है। इस पर वो सोचने लगा कि अगर यहाँ से वो पहाड़ के तलहटी तक जो एक बाजार है वहां पहुंच जाए तो बैलगाड़ी मिल जाएगी। लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि बैलगाड़ी ली तो फिर अपनी पूंजी में से कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जबकि उसके पास सिर्फ 10 ही रुपए हैं। लेकिन फिर औरत के कराहने की आवाज सुनते ही उसे और कुछ सोचने का समय ना मिला। उसने फटाफट एक बैलगाड़ी बुलाई और उसके अंदर औरत को लिटा दिया। अंदर बैठकर भी वो औरत, उसकी व्यथा जैसे 5 गुना बढ़ गई। उसका शरीर धनुष की तरह मुड़ने लगा। माथा और गला पसीने से तर होने लगे। उसके रोंगटे ऐसे खड़े हो गए थे जैसे कंपकपी लगी हो। भरोसालाल व्याकुल हो उठा। ये औरत 15 मील का रास्ता तय करके बीच में एक बड़ा पहाड़ लांघकर एक मनुष्य को जन्म देने चली है। मनुष्य के विषय में अनभिज्ञ भरोसालाल नहीं जानता कि कैसे उसकी तीमारदारी करनी चाहिए। घबराई आवाज में वो बोला, ए जनाना, इस समय तुम लोगों को क्या करना पड़ता है? कमर के पास हाथ रखकर औरत ने अत्यंत दुर्बल स्वर में कहा, यहाँ जरा सेंक लगा दो। अब बैलगाड़ी के अंदर आग कहां से आए? फिर अचानक भरोसालाल की नजर गाड़ी की छावनी के किनारे से लटकती लालटेन पर पड़ी। उसने तुरंत गाड़ी वाले से पूछा, भैया, तुम्हारा लालटेन में तेल है? गाड़ी वाला बोला, है, क्यों? लालटेन जलाना है हमको, ये जनाना को सेक लगाना पड़ेगा। जला लो, लेकिन तेल का 4 आना देना पड़ेगा। दे देंगे, तब ठीक है। आग है तुम्हारे पास? है। गाड़ी वाले ने कमर के किनारे से एक माचिस निकाल कर फेंकी। भरोसालाल ने लालटेन जलाया, फिर अपने एक कपड़े के हिस्से को 4 बार मोड़कर लालटेन के ऊपर रखकर गर्म करने लगा। वो कुछ गर्म हो उठा तो उससे औरत की कमर को सेंक लगाने लगा। बड़ी देर तक सेंक पाते पाते और कराहते कराहते आखिरकार वो औरत सो गई। अब जब ये लोग अस्पताल जाकर भी पहुंचे, 5 रुपए और 4 आने तो दिए बैलगाड़ी वाले को, लेकिन जब वो लोग अस्पताल जाकर पहुंचे तो पता चला कि डॉक्टर वहां है नहीं, रात के लिए घर चले गए हैं, क्वार्टर चले गए हैं। क्वार्टर का पता लगाकर भरोसालाल वहां पहुंचता है। हाथ पांव पड़ता है डॉक्टर के कि ये जनानी इतनी दूर से इतनी तकलीफ उठाकर आई है, आप इसको भर्ती नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसकी कहानी सुनकर फिर डॉक्टर आए अस्पताल और उस लड़की को भर्ती किया।
फिर उसको वहां भर्ती करके भरोसा लाल ने सोचा कि अब तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। तो अब वो अस्पताल से निकला। हमेशा से वो ये करता था कि कहीं जाता था तो अपने लिए कुछ रोटियां सेक लेता था और फिर किसी के घर के बाहर चबूतरे या किसी मैदान में पेड़ के नीचे सो जाता था। लेकिन आज भरोसा लाल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आटा खरीद कर छानना, चूल्हा बनाना, जलावन जुटाना, इन सब झंझटों से वो एक दिन के लिए मुक्ति चाहता था। भरोसा लाल ने किया यूं कि एक दुकान पर जाकर इमली का अचार और नमक मिर्च के साथ थोड़ा सत्तू खाकर एक घर के खुले आंगन में पड़ा रहा। कल सुबह वो सगरी गली घाट जाएगा और वहां से पूर्णिया टाउन। लेकिन अगले दिन सुबह उठकर भी उसका ये मन नहीं हुआ कि वो इस औरत की खबर लिए बगैर सीधा पूर्णिया निकल जाए। इसलिए वो वापस अस्पताल गया। वहां जाकर पता चला कि औरत के अब भी बच्चा नहीं हुआ है। ये सुनकर उसका दिल बैठ गया और वो समझ गया कि आज अगर वो नहीं निकला तो उससे उसके हाथ से वो कुत्ते मारने का काम निकल जाएगा, क्योंकि उसके लिए म्यूनिसिपैलिटी वाले किसी और को रख लेंगे। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अब तो मेरा मन हो नहीं रहा, जब तक बच्चा नहीं हो जाता मैं इसी शहर में, इसी गांव, इसी टाउन में रुका रहूंगा। 2 दिन बीत जाने पर, दोनों दिन वो जाकर खबर लेता रहा। 2 दिन बीत जाने पर जब उद्वेग से उसकी सांस रुकने को आई थी, उसी समय डॉक्टर साहब ने हंसते हुए उससे आकर कहा, बहुत बढ़िया खबर है। भरोसा लाल बोला, हो गया डॉक्टर साहब, हो गया। राम जी का कृपा, पवन सूत का कृपा। भरोसा लाल की आंखों में रोशनी झलक रही थी। अरे तुम्हारी औरत के लड़का हुआ है, बहुत गोरा लड़का है। भरोसा लाल चौंक गया। डॉक्टर साहब ने जरूर उस औरत को उसकी औरत समझ लिया है। उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए वो तुरंत बोल उठा, वो हमारी औरत नहीं है डॉक्टर साहब। तब डॉक्टर साहब ने भौहें सिकोड़ कर देखा। भरोसा लाल ने कहा, रास्ता में आते आते जान पहचान हुआ था। अच्छा चलते हैं डॉक्टर साहब, राम राम। अब वो पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर सगरी गली घाट से पूर्णिया जा सकेगा। धन्यवाद।